हेलो स्टूडेंट्स, आधारशिला विद्यापीठ यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति टॉपिक हमारा चल रहा था। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। दो भागों में हमने विभाजित की थी, एक सामान्य काल में और दूसरी आपातकाल में। सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियां हम पढ़ रहे थे। उनमें पहले हमने पढ़ ली थी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति या कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम चल रही थी, एक नंबर हम पढ़ चुके हैं, इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरी शक्ति है शासन संचालन संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति किस प्रकार से शासन का संचालन करता है, आपको जिस प्रकार से मालूम है कि राष्ट्रपति जब संसद के दोनों सदनों में किसी सामान्य या साधारण विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति करवाता है, बुलाता है। साथ ही साथ न्यायालय तथा न्यायालय में भी कर्मचारी व अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम एक बोलते हैं, हिंदी में नाम है इनका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनकी शक्तियों से संबंधित यदि कोई नियम बनाना हो तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। तो शासन संचालन के लिए यदि संसद में मतभेद उत्पन्न हो गया तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति के संबंध में भी नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही साथ मंत्री परिषद के सदस्यों या मंत्रियों में विभागों का आवंटन, मंत्रियों में विभागों का आवंटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उन्हें विभागों का बंटवारा किया जाता है। इस प्रकार से शासन संचालन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। नंबर 2 हमारा पूरा होता है। तीसरा है विदेशी क्षेत्र की शक्ति। दूसरा नंबर समझ में आया होगा। संसद में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो गया हो दोनों सदनों के बीच साधारण विधेयक को लेकर, इस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। न्यायालय में भी कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियम भी राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं।
तथा मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हमारा अगला है विदेशी क्षेत्र की शक्तियाँ, कि विदेशों में क्या क्या काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से विदेशी शक्ति पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। विदेशी क्षेत्र में शक्ति या विदेशी क्षेत्रों में शक्तियाँ क्या क्या काम करता है। राष्ट्रपति विदेशों में भारत की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होने के नाते विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में राजदूतों तथा कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशों में राजदूतों व कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा विदेशों से आए राजनयिकों या राजदूतों के परिचय पत्र राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। जितने भी विदेशों से जो समझौते होने वाले हैं वो सारे समझौते राष्ट्रपति महोदय के नाम पर होते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी क्षेत्र की शक्ति आपको लिखनी है कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में भारतीय राजदूतों और कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है तथा विदेशों से आए हुए राजदूतों व कूटनीतिज्ञों को भारत में परिचय पत्र उनको स्वीकार करता है तथा उन्हें दूतावास उनके दूतावास में भेजता है तथा जितने भी विदेशों से समझौते होने वाले हैं वो समझौते राष्ट्रपति महोदय के नाम से होते हैं। अब है सैनिक क्षेत्र की शक्तियाँ। विदेशी क्षेत्र की समझ आई, सैनिक क्षेत्र की शक्तियाँ अगली है। नंबर 4, जैसा कि आपको पता है भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाएं थल सेना, जल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति की आज्ञा से ही सेना कार्य करती है, तो वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रयोग इस प्रकार नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रयोग कानून में रहकर ही उन्हें करना होता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध व शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। इसको प्राप्त है कानून बनाने की शक्ति, यानी किसी भी मामले में प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध, शांति आदि में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा की जा सकती है और न ही युद्ध समापन किया जा सकता है। यानी युद्ध से संबंधित या फिर प्रतिरक्षा से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाता है वह भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही लिया जाता है। राष्ट्रपति अपनी मनमानी से तीनों सेनाओं का उपयोग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से सैनिक क्षेत्र की शक्ति में आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन वह सेना का प्रयोग
कानून के अनुसार ही कर सकता है। यानी संसद या प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद जब उनको आदेश दे, उनको कहे कि आप सेनाओं को आदेश दीजिए, तभी वो आदेश देता है, यानी कानून के अनुसार ही काम करता है। और प्रतिरक्षा सेवाएं, युद्ध, शांतिकाल आदि में कानून बनाने की जो शक्ति है वो हमारी संसद के पास है। राष्ट्रपति सैनिक क्षेत्र में जो भी कार्य, जो भी उनकी शक्तियां हैं, वह कानून के अनुसार ही वह यूज में लेता है, प्रयोग करता है। ये कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियां हमारी पूरी होती है। दूसरी है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी यानी विधि, विधि यानी कानून, कानून से संबंधित राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, भारतीय संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, तथा वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। आपको पता होगा कि कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के बाद भी विधेयक ही रहता है। कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के बाद भी विधेयक ही रहता है। विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। तो राष्ट्रपति की कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण, अभी उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र की शक्तियों में हम देखने वाले हैं कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियां हम पढ़ चुके हैं। विधायी शक्तियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसमें विधायी क्षेत्रों का प्रशासन पहला है विधायी क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। जैसे वह संसद का सत्र बुलाता है, यानी आहूत करता है, और संसद के सत्र का समापन भी, यानी सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तथा कभी कभी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। क्या क्या किया जा चुका है? 9 बार, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। तो राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में प्रशासन से अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह संसद का सत्र बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है, समापन करता है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है अपने समय से पूर्व, और ऐसा वह अब तक 9 बार कर चुका है। और क्या प्राप्त है? जब नई लोकसभा गठित होकर आती है, जब नई लोकसभा गठित होकर आती है तो उसकी प्रथम बैठक को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है, तथा वर्ष के पहले सत्र को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर संबोधित करता है। ध्यान रखना है, लोकसभा, नई लोकसभा गठित हुई हो
उसकी प्रथम बैठक को राष्ट्रपति आवश्यक रूप से संबोधित करता है, तथा वर्ष का जो पहला सत्र है, जिसे हम बजट सत्र के नाम से जानते हैं, उसमें राष्ट्रपति आवश्यक रूप से संबोधित करता है। इसके साथ साथ ही वह संसद को संदेश भेज सकता है, कभी भी संसद में क्या कार्य चल रहा है उनकी वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से विधायी क्षेत्र का जो प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा बहुत बखूबी निभाया जाता है। राष्ट्रपति का जो भाषण दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो भाषण दिया जा रहा है, उसमें सरकार की नीतियों के बारे में वह बताएगा। फिर उसके बाद में उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा की जाएगी, क्या सरकार की नीतियाँ सही बताई गई है या नहीं बताई गई है। ये बड़े लेवल की बात है। तो विधायी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है या बुलाता है, फिर संसद के सत्र का सत्रावसान करता है, समापन करता है। यदि लोकसभा को समय से पूर्व प्रधानमंत्री सलाह दे तो उसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। और ऐसा अब तक कितनी बार किया जा चुका है, आपके सामने है, 9 बार ऐसा किया जा चुका है। लोकसभा जब नई लोकसभा गठित होकर आती है तो उसकी प्रथम बैठक को राष्ट्रपति आवश्यक रूप से संबोधित करते हैं, तथा वर्ष के पहले सत्र को भी राष्ट्रपति आवश्यक रूप से संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ भी कभी भी वो राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं, किसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त करनी हो आदि के बारे में राष्ट्रपति। इस प्रकार से विधायी क्षेत्र का प्रशासन आराम से राष्ट्रपति संभालता है। फिर संसद में सदस्यों का मनोनयन। अगला विधायी कार्य है संसद में सदस्यों का मनोनयन। आपको बड़े गौर से देखना है। राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्यों का मनोनयन करता था, मैं कह रहा हूं था, आपकी किताब के अनुसार है। 12 राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित हो, ऐसे 12 यानी समाज सेवा में जो प्रबुद्ध लोग हो उनको राज्यसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा में 2, आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। जब राष्ट्रपति को लगे कि आंग्ल भारतीय सदस्यों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उस स्थिति में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। 104वें संविधान संशोधन के तहत इस व्यवस्था को हटा दिया गया है। यदि आपकी नई किताब में ऐसा परिवर्तन होता है तो आपको 12 सदस्यों का ही करना है, और यदि ऐसा परिवर्तन नहीं होता है तो पूरा है ही संसद के सदस्यों का मनोनयन। संसद में कुल 14 सदस्य, 12 सदस्य राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित होते हैं, 2 सदस्य लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं, उनका उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की स्थिति में उनका मनोनयन किया जाता है। संसद सदस्यों का मनोनयन। तीसरा है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। निषेधाधिकार यानी राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है।
साधारण विधेयक यदि संसद से पारित होकर, संसद के दोनों सदनों से पारित होकर यदि राष्ट्रपति के पास जाता है, कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले अपनी अनुमति दे चुके होते हैं और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन में उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। तो साधारण विधेयक पर यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि यह कानून भारतीय जनता के अनुसार नहीं है, लोक कल्याण के विरुद्ध है, तो वह उस स्थिति में उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं और उन्हें उस विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं। लेकिन यदि संसद उस विधेयक में या तो परिवर्तन करे या बिना किसी परिवर्तन के यदि वापस राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति को उस पर आवश्यक हस्ताक्षर करने होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। साधारण विधेयक पर यदि राष्ट्रपति को लगे कि हाँ ये कानून भारतीय जनता का कल्याण के विरुद्ध है, लोक कल्याण के विरुद्ध है, तो वह उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। मना करके उसे वापस संसद के पास भेज सकता है पुनः विचार के लिए। यदि संसद उसमें या तो परिवर्तन कर दे या फिर बिना परिवर्तन किए ही यदि वापस राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति को बाधित होकर उस पर आवश्यक रूप से हस्ताक्षर करने होते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति को निषेधाधिकार का भी अधिकार प्राप्त है। और चौथा है अध्यादेश जारी करना। चौथी विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। क्या होता है अध्यादेश? अध्यादेश जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, सुनना गौर से, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और यह आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। दोबारा से सुनना, गौर से सुनना है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है। उस आदेश का ही नाम क्या है? अध्यादेश, जो कि एक कानून के बराबर मान्य होगा। यानी जितना एक कानून मान्य होता है उतना ही वह अध्यादेश मान्य होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है ये। और अध्यादेश कब तक रहेगा? अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने की तारीख से प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहेगा। कितने दिनों तक रहेगा? अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहेगा, यानी 42 दिन तक रहेगा। अब संसद समय से पूर्व इस अध्यादेश को समाप्त कर सकती है या फिर संसद इस पे कानून बनाकर इसे कानून का रूप भी दे सकती है। ये संसद पर निर्भर करता है। तो यह है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति हमने पढ़ ली है, विधायिका शक्ति हमने पूरी कर ली है। अब है वित्तीय शक्ति। यानी धन से संबंधित क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। वैसे तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो राष्ट्रपति प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा आय व्यय का विवरण संसद में रखवाते हैं, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। तो
राष्ट्रपति प्रतिवर्ष होने वाला जितना भी सरकार के खर्चा होने वाला है उस खर्चे का विवरण लेखा जोखा पहले संसद में प्रस्तुत करवाते हैं, यानी उसे हम बजट कहते हैं, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी धन निष्कासन, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी प्रकार का कोई धन निष्कासन नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति धन निष्कासन से संबंधित जो भी होता है तो उसकी आज्ञा के बिना अनुदान की मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। मान लो बजट प्रस्तुत कर दिया, बजट प्रस्तुत करने के बीच में बाद में महीना मतलब 5-6 महीने के बाद में सरकार को और रुपए खर्च करने हो तो वो एक सदन में अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है कि उन्हें इस प्रकार का और धन चाहिए। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इस प्रकार राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, वित्त पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और चौथी जो सामान्यकालीन शक्ति है वह है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति, न्यायालय, सर्वोच्च, वैसे तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायपालिका में अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनका ट्रांसफर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों से अलग रखा गया है, यानी शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है भारत में। तो न्यायपालिका को एक अलग ही संस्था बनाई गई है। उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय के कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यानी उच्चतम न्यायालय के संबंधित कोई नियम बनाने हो तो उस नियमों में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो प्राप्त है वह है क्षमादान। यानी किसी भी न्यायपालिका द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को यदि दंडित कर दिया गया हो, मृत्युदंड किसी को दे दिया गया हो या किसी प्रकार का कोई दंड उसे दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसमें क्षमादान कर सकता है, या तो उस दंड की प्रकृति चेंज कर सकता है। जैसे किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है उसको आजीवन कारावास की सजा राष्ट्रपति दे सकता है, और यदि किसने 10 साल की किसी को सजा मिली हो तो उसे कम भी कर सकता है। इस प्रकार की समाधान की शक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है तथा वह उस दंड को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है, रोक भी सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियां पूरी होती है। अब हम आपातकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।